हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी। इस वीडियो में हम लोग इसके एडवांटेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे एम्प्लॉय का कोई हेड, मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दो टीम काम करती है। एक तो मैनेजमेंट टीम होती है, ठीक है, और दूसरी को होती है वहाँ के काम करने वाले वर्कर। मैनेजमेंट यानी कि सारी चीज़ों को मैनेज करने वाली टीम, और वर्कर्स। ठीक है, तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है, इस ये प्रोसेस क्या होती है कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स की टीम का एक लीडर और मैनेजमेंट की टीम का एक पर्सन आपस में बात करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, और जो वर्किंग आवर्स है या फिर वर्किंग को लेके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट भी अपनी कुछ शर्तें रखता है और एम्प्लॉयज़ भी अपने शर्तें रखता है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो स्टाफ है, वहाँ का स्टाफ जो है ये बताएगा कि हमारी ड्यूटी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, हमें पे ऑफ कितना मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। अब इसके क्या क्या एडवांटेज है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर एक नेगोशिएशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों साइड की बातों को जो है इम्पॉर्टेंस दी जाएगी। एक तो मैनेजमेंट भी अपने पॉइंट रखेगा और दूसरा एम्प्लॉय भी अपना पॉइंट रखेगा कि भाई मैं किस जगह पे, किस पोजीशन पे कंफर्टेबल हूँ, या फिर किस पे इस पे मैं कंफर्टेबल हूँ, कौन सा पे मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज आता है इम्प्रूव्स एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को हायर करता है उसकी और एम्प्लॉयज़ के बीच की, यानी कि जो वर्कर्स है उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है? जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ एक साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। इससे दोनों के बीच जो है ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और मतलब दोनों के बीच के जो भी हम बोल सकते हैं उसे मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है, और बातें बातें सीधे सीधे दोनों के बीच में क्लियर हो जाती है, जिससे कि उनकी रिलेशनशिप इंप्रूव होती है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हेल्प इन मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। बोथ साइड सिट टुगेदर एंड डिस्कस प्रॉब्लम पीसफुली। मतलब दोनों साइड बैठती है और किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्राइक्स। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों के बीच के ख़त्म होते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हमारी किसी पर्सन से लड़ाई चल रही है, ठीक है, अब उस पर्सन से लड़ाई चल रही है, अब उसको भी नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे लड़ाई चल रही है, और हमको भी नहीं पता, पर लड़ाई चल रही है हमारे बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर इस प्रॉब्लम को अगर शॉर्ट आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे, सामने वाले के सामने जाएंगे, उससे बात करेंगे, उसको उसकी गलती का रियलाइज़ कराएंगे, और हमारी क्या गलती है उसके बारे में हम सामने वाले से पूछेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी सेम प्रोसेस हो रही है कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है दोनों साथ साथ में बैठ के क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रख रहे हैं और उनको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उन दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो क्या हो रही है, शॉर्ट आउट हो जा रही है, जिससे कि स्ट्राइक लगने की कोई भी टेंशन बीच में नहीं आती है। ठीक है, थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन मेनी डिस्प्यूट्स आर सॉल्व। दिस reduces chances of strike, protect मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन द हॉस्पिटल। जैसे कि हॉस्पिटल में वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसको अगर बैठ के दोनों ने शांति से बातचीत कर लिया तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे और किसी टाइप का कोई स्ट्राइक जैसी कंडीशन बनने की चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा एडवांटेज हो गया। अब हम आते हैं तीसरे एडवांटेज के ऊपर कि तीसरे एडवांटेज क्या है, इंश्योर फेयर वेजेस एंड बेनिफिट्स। यानी कि एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी, अपने अलाउंस, बोनस, लीव और ड्यूटी आवर्स के बारे में नेगोशिएट कर सकते हैं। मतलब कि जो भी डिमांड है वर्कर्स की वो मैनेजमेंट के सामने अच्छे से रख सकते हैं, फिर मैनेजमेंट उसे जो है इंश्योर करता है। ठीक है, employees get fair salary incentives, allowance and other benefit through proper negotiation.
जब जैसे कि दोनों पार्टीज़ है, दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेगी, तो भाई जो एम्प्लॉयज़ है वो भी अपने प्रॉब्लम्स रखेंगे कि भाई मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तुम मुझे पे कम कर रहे हो, या फिर मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तुमने मेरा प्रमोशन नहीं किया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या करते हैं एम्प्लॉयज़, अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रखते हैं, और फिर वहाँ से जो है मैनेजमेंट उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। मतलब एक नेगोशिएशन होता है मैनेजमेंट और क्लाइंट के मतलब वर्कर के बीच में, जिससे क्या होता है कि उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और साथ ही साथ उनके जो भी मतलब गलत चीज़ें हैं वो भी बंद हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इम्प्रूव्स वर्किंग कंडीशन। और इससे क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस भी इम्प्रूव होती है। इश्यूज रिलेटेड टू ड्यूटी आवर्स, वर्कलोड, लीव एंड सेफ्टी आर डिस्कस्ड एंड इम्प्रूव फॉर बेटर वर्किंग इन्वायरमेंट। और कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पे ड्यूटी आवर्स से रिलेटेड, वर्कलोड से रिलेटेड, लीव से या फिर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उन पर डिस्कस किया जाता है, ताकि जो वर्कर है उसे वर्क करने के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, मतलब जैसे कि नर्स को जो है 6 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी टाइमिंग नहीं देना अगर मिल रही है तो उसके ऊपर वो जो है डिस्कस कर सकता है मैनेजमेंट के साथ, और अगर उसे पे ऑफ सही टाइम पे नहीं मिल रहा है तो वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, और मतलब जो उसकी लीव है वो लीव अगर सैंक्शन नहीं हो रही है तो भी वो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है कि भाई मैं इतने टाइम से लीव लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट के अंदर आती है, और जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है प्रोवाइड्स जॉब सिक्योरिटी। अब दोनों के बीच में अगर डिस्कशन हो रहा है तो इससे सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। कैसे इम्प्रूव होती है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट बनाया जाता है। अब रिटर्न एग्रीमेंट है, इससे इसका मतलब कि जॉब सिक्योरिटी भी है, क्योंकि अगर जब भी कोई रिटर्न एग्रीमेंट बना होता है तो उसके थ्रू जो है किसी भी वर्कर को आसानी से काम से नहीं निकाला जा सकता। तो इससे क्या होता है कि वर्कर को एक जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है कि नहीं भाई मेरी जॉब पक्की है, मुझे कोई भी ऐसे ही उठा के नहीं निकाल सकता है। तो ये एक इसका क्या है, बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इंक्रीजेस एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो फीलिंग्स है, वैल्यू है, उन्हें भी इम्पॉर्टेंस यहाँ पर मिलती है। जैसे कि एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू हम ये मान सकते हैं कि किसी भी वर्कर को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, मतलब जब स्टाफ की बात सुनी जा रही है तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, तो उससे क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, मोटिवेशन इंक्रीज होता है, और वो क्या करते हैं, अच्छे से वर्क करने लगते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ फील heard and valued, their motivation and job satisfaction increases। मतलब जब उनकी वैल्यू की जाती है, जब उनकी बातों को सुना समझा जाता है, तब उन्हें क्या लगता है कि नहीं हमारे यहाँ पे कुछ वैल्यू है, हमें सुना जाता है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट होकर काम करते हैं और उन्हें भी एक टाइप का जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस। ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्रियल पीस है वो भी मेंटेन होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन में शांति और हार्मोनी बना रहता है, जिससे कि ये जो है सर्विसेज डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, इट क्रिएट हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल सर्विसेज। अगला पॉइंट आता है हमारा इंकरेजेस पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एम्प्लॉय गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब जैसे कि जो कोई वर्कर है वो अपनी राय अगर मैनेजमेंट के सामने रख रहा है और अगर उसकी राय सुनी जा रही है, तो इससे क्या होगा कि जो वर्कर है उसे भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि हम मानते हैं कि एक कोई वर्कर का हेड है और वो जाके मैनेजमेंट से बात करता है, तो क्या सिर्फ वो अपने मन की बातें मैनेजमेंट के सामने रखता है? नहीं, वो पूरे जो उसकी कम्युनिटी है, मतलब जो सारे वर्कर है जिनका वो हेड है, वो सारे वर्कर्स की बात को मैनेजमेंट के सामने लाकर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक वर्कर को चांस मिलता है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को मैनेजमेंट के सामने रख सके और मैनेजमेंट को अच्छे से इम्प्रूव करने में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है,
मतलब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जाके आइडियाज़ देता है और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जाके मैनेजमेंट को बताता है। तो इससे क्या होता है, उसे भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ उसे मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं, मैनेजमेंट मेरी बात सुन रहा है, मेरी यहाँ पे वैल्यू है, और वो और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। ठीक है। देन अगला पॉइंट आता है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हो रही है, जब यहाँ पे वो जो वर्कर्स है वो मैनेजमेंट में अपना योगदान देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजंस इनडायरेक्टली डिसीजन लेंगे, तो क्या होगा कि वो मतलब अपनी एक ये बनाएंगे कि नहीं, हमारे यहाँ पे हमारी बात सुनी जा रही है, अगर हम बहुत अच्छे से काम करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ और बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि वर्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। व्हेन स्टाफ आर सेटिस्फाइड विद सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन दे वर्क मोर इफिशिएंटली एंड पेशेंट केयर इम्प्रूव्स। और जब जो स्टाफ है वो अच्छे से सेटिस्फाई होगा, मतलब उसकी सैलरी टाइम पे मिलेगी, उसकी वर्किंग कंडीशन सही रहेगी, लीव पॉलिसी जब सारी चीज़ें सही रहेगी, उसके अकॉर्डिंग रहेगी, तो वो क्या करेगा और अच्छे से इफेक्टिवली काम करेगा, जिससे कि पेशेंट केयर और अच्छे और इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा क्रिएट्स रिटर्न एग्रीमेंट्स। और यहाँ पर क्या होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट मिलता है। ठीक है। डिस्कशन के बाद में एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है जिसमें रूल्स और कंडीशन क्लियरली मेंशन होते हैं। इससे फ्यूचर में कन्फ्यूजन भी कम होता है। ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग रिजल्ट इन अ रिटर्न एग्रीमेंट विच क्लियरली डिफाइन रूल, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। यहाँ पर क्या होता है कि एक डिस्कशन हुआ और उसके बाद में एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है जिसमें कि क्लियरली ये शो किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई है आफ्टर डिस्कशन, जिससे कि आगे चल के फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।